गुज़श्ता 40 साल से आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें आपने बड़ी जेहतें निकाली। जब आपने प्रोग्राम ट्रीटमेंट का आगाज़ किया, एडिक्शन ट्रीटमेंट का आगाज़ किया, तो बुनियादी तौर पे इंडोर ट्रीटमेंट से आप लेके चले और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब विलिंग वेज का मॉडल आप लेके आए तो इसमें आगे बढ़ते हुए आपने आउटडोर ट्रीटमेंट भी इंट्रोड्यूस किया। इंडोर ट्रीटमेंट क्या रोल प्ले करता है, आउटडोर ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, और इस एडिक्शन के चक्कर से, बल्कि घन चक्कर से फैमिलीज़ को और पेशेंट को किस तरह से रिकवरी में लाएं। मैं ये चाहूँगा कि आप डॉक्टर सदाकत और मिस पारस और मिस शुमाइला, आप लोग जो आज का हमारा मसला है जो इनबॉक्स में हमसे डिस्कस किसी ने किया है, इस पे आप लोग अपनी राय भी दें और इसी के तनाजुर में इसको सामने रखते हुए आपने ये फ़ैसला भी देना है कि ये इंडोर के लिए मुनासिब है, ये आउटडोर के लिए मुनासिब है। तो मैं आपके सामने ये मसला रखता हूँ जो आज का है। मेरा बेटा इरफान 28 साल का है, हम उससे बड़े तंग पड़ चुके हैं। अच्छा भला था, जाने उसको ड्रग्स की लत कब और कहाँ से लग गई। अब तो ये लगता है कि उसके साथ हमारी ज़िंदगियाँ भी सिर्फ उसकी ड्रग्स के इर्द गिर्द घूम रही हैं। लगता है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। पहले तो किसी लड़की के इश्क में गिरफ़्तार था, कई साल ऐसे ही गुजार दिए और फिर मैंने उसकी शादी कर दी कि शायद ये अब ठीक हो जाए, मगर बजाय अपनी दुल्हन के साथ बसने के वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा और हत्ता के बात डाइवोर्स पे ख़त्म हुई। ड्रग्स अब्यूज़ कर कर के उसका दिमाग हर वक्त ख़राब रहता है, गर्म रहता है, बात बात पर गुस्सा, मार पिटाई। डॉक्टर सदाकत, मेरे बच्चे और भी हैं मगर वो ऐसे नहीं हैं। इरफान ने तो हद कर दी है, कोई ड्रग नहीं छोड़ी, क्रिस्टल मैथ, हैश, अल्कोहल, आइस, कोकेन, अपनी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ तो मोड़ ही दिया है, मगर हमें भी जीते जी जहन्नुम दिखा दिया है। अगर आप इसको चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट दें, हम इसको क्लिनिक ले आएंगे आपके, आप इसका इलाज करें। हमें इरफान के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे, हमारी रहनुमाई करें। अच्छा, बज़ाहिर जैसे हालात सारे बताए हैं तो पानी काफ़ी सर पे से ऊपर से गुज़र रहा है और वालिदैन बहुत परेशान होते हैं और ऐसा कई सालों में होता है जी। और अहले खाना सोचते रहते हैं कि आज या कल या अगले हफ्ते मसला ठीक हो जाएगा, वादे वईद लेते हैं और फिर लालच भी देते हैं, कभी बुरा भला कहते हैं, कभी सज़ा देते हैं और मरीज़ वादा भी करता है तो वो इफ़ा नहीं करता क्योंकि उसके अंदर से नशे की तलब उसको चैन से जीने नहीं देती। यहाँ मुझे मूड और मिजाज के कुछ मसाइल भी नज़र आ रहे हैं। कुछ पस मंज़र में बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि एक्चुअली मल्टीपोलर डिसऑर्डर होता है, जिसमें कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है। वालिदैन को काफ़ी इसमें कोफ्त होती है, जैसे कि खातून ने लिखा कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो ये हम रोज़ाना देखते हैं कि हमारे क्लाइंट्स के अगर 4 बच्चे हैं तो 3 जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और चमक रहे हैं ज़िंदगी की राहों में, तो एक बच्चा बीच में होता है जिसको वही माहौल मैसर होता है जो बाकी बच्चों को है, लेकिन वो कुछ मुस्बत करके नहीं देता और गिले शिकवे करता रहता है। कभी कहता है मुझे बचपन में प्यार नहीं दिया, कभी कहते हैं मुझे ये ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं तो बाहर जाना चाहता था या मैं बाहर नहीं जाना चाहता था। तो कुछ ना कुछ जो बहाने ही ले करके तो ज़िंदगी को एडिक्शन की डगर पे चलाए। तो ये क्या है, ब्लेम गेम है, मैनिपुलेशन है, क्या है? एक्चुअली तो ये एक बीमारी है जिसमें फिर ब्लेम गेम भी आ जाती है, मैनिपुलेशन भी आ जाती है। फिर ऐसे मरीज़ इमोशनल गन पॉइंट पे रख के घर वालों से नाजायज़ अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करते रहते हैं और वापसी में कुछ नहीं देते। नशे के मरीज़ एक्चुअली जादूगर होते हैं, ये बिल्कुल जादूगर। मैं कहता हूँ 1 मिनट में आपको जो है वो अपनी बात के ऊपर राज़ी कर लेते हैं और आप समझे कि अपनी बात को मनवाना इनके बाएं हाथ का खेल है। ये वीटो थ्रेट्स देते हैं, वीटो थ्रेट्स। अब वीटो थ्रेट्स आप पहले भी जिक्र करते रहे, ज़रा इसको खोल के बयान कर दीजिए। मुझे तो ये पता है कि ये यूनाइटेड नेशंस में इख्तियारात 5 ममालिक के पास है वीटो करने के। देखिए, अगर तो वीटो वहाँ से आता है जहाँ अथॉरिटी है तो फिर उसको वीटो कहते हैं, लेकिन अगर वीटो वहाँ से आता है जहाँ अथॉरिटी तो नहीं है पर किसी को ये गुमान है बहुत गहराई में कि
मेरे माँ बाप चूँकि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरा भला चाहते हैं, तो वो कोई ऐसी थ्रेट देते हैं जिसमें उनका भला नहीं होता, और उन्हें पता होता है कि मैं अपना भला चाहता हूँ या नहीं चाहता, मेरे माँ बाप ज़रूर भला चाहते हैं। मतलब मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये वीटो थ्रेट है, इससे बात मनवाना, मैं घर से कहीं चला जाऊंगा, मैं फिर यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। तो इस तरह जो वीटो थ्रेट्स हैं, इससे मसला बनता नहीं है, बिगड़ता चला जाता है और घर में उल्टी गंगा बहने लगती है। और घर में जो असल अथॉरिटी होती है, जो माँ बाप के पास होती है, वो माँ बाप से खिसकती हुई एक नशे के मरीज़ के हाथ में आ जाती है और वो अपनी मनमानियाँ करने लगते हैं। माँ बाप अगर घर में पहले कोई रूल्स बनाते भी थे तो वो रूल्स जो है फिर वो प्रैक्टिकली वो अमल पजीर नहीं होते, क्योंकि रूल्स हम उनको कहते हैं जिनके कुछ नताइज भी लोगों को फेस करने पड़े। घर में पता चल जाता है उनको कि हम कुछ भी करेंगे तो हमें कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा, और न्यू नॉर्मल्स बड़े क्रिएट हो जाते हैं। और ज़रा गुस्से से जब देखता है नशे का मरीज़ तो घर वालों की जान निकल जाती है, उन्हें लगता है कि कोई अभी तूफान आ जाएगा, कोई मसला पैदा हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मरीज़ जो है वो ऐसी जगह पे पहुँच जाता है कि उसको ट्रीटमेंट की तो बहरहाल ज़रूरत होती है, मगर ये डिसीजन लेना कि ट्रीटमेंट आउटडोर बुनियादों पे होगा या इनडोर बुनियादों पे होगा, ये इसका डॉक्टर सदाकत यकीनन कोई पैरामीटर्स होते होंगे, कोई साइंस एंड सिम्टम्स होते होंगे कि आप ये असेस करें कि कौन सा पेशेंट, फलां पेशेंट जो है उसको इंडोर हमने ट्रीट करना है या किसी को आउटडोर ट्रीट करना है। 2000 से जब से इंडोर और आउटडोर इलाज अब दोनों ही हो रहे हैं, तो इस बात का फैसला करने के लिए भी पैरामीटर्स उभर कर सामने आ रहे हैं कि किस मरीज़ का इलाज इंडोर में होगा और किस मरीज़ का इलाज आउटडोर में होगा। तो ज़्यादातर हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं बिलिंग बेस के पेज पे, तो उनमें हम ज़्यादातर आउटडोर ट्रीटमेंट को एडवोकेट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह मरीज़ को रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपने घर से आके काउंसलिंग लेके जा सकता है। बल्कि बाज़ केसेस में तो हम स्काइप काउंसलिंग भी करते हैं, और ये केस टू केस डिफ़र करता है, मेरिट्स पे होता है। मिसाल के तौर पर जब कोई खुद बजाते खुद कोई नशे की बीमारी में मुब्तला शख्स या बलानोशी की बीमारी में मुब्तला शख्स आके मेरे सामने कुर्सी पे बैठ जाता है और कहता है कि जी मुझे ये मेरे हालात हैं और मुझे मदद चाहिए, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मैं शराब नोशी या ड्रग्स को छोड़ना चाहता हूँ, तो मेरे जहन में ये लाइन ऑफ एक्शन चलना शुरू हो जाती है कि ये आउटडोर में करेंगे। ओके, अच्छा, फिर मैं उनकी फंक्शनैलिटी को असेस करता हूँ कि आया वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, नहीं जा रहे, या जॉब पे वो जाते हैं या नहीं जाते, और उनकी जो फंक्शनैलिटी है, रिलेशनशिप्स, पहले तो फंक्शनैलिटी पे कि वो घर से ऑपरेट ज़्यादा कर रहे हैं, कामकाज कारोबार, या खुद जाते हैं और 9 to 5 अपनी ज़िम्मेदारियाँ टाइमिंग के एतबार से सही तरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये एक पहलू देखने वाला होता है। दूसरी बात ये है कि अगर वो बिल्कुल अकेले मेरे पास आ गए हैं या उनकी फैमिली हमरा आई है, उन्हें कोई मोटिवेट करके लाया है, या वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो जितना वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे उसका मतलब इतना ही होगा कि वो आउटडोर में जाएंगे। और फिर हम ये भी देखते हैं, उन्हें बताते हैं कि देखिए इसमें इलाज में आपको मदद मिलेगी कि नशा छोड़ना आपके लिए आसान बनाया जाए, और जो भी विल पावर आप में मौजूद है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ जो और वसाइल हैं जिनमें दूसरे इंसानों की मदद शामिल है, या स्किल्स शामिल है, या माहौल की तब्दीली, या फिर वो जो एक अपने नफ़ा नुकसान को डेली बेसिस पे जांचना है, और वाइटल बिहेवियर्स उनको सिखाए जाएं या कैसे उनका इलाज किया जाए। तो ये सब इन लाइनों पे गौर करते हैं। फिर ये भी देखना पड़ता है कि उस घर में अफराद कितने हैं, उस घर में सपोर्ट कितनी हासिल है उस पेशेंट को, उसकी बीवी कितनी सपोर्टिव है, और क्या उनको भी काउंसलिंग में शामिल करने से फ़ायदा होगा कि नहीं, और उनके ताल्लुकात दूसरे लोगों से कैसे हैं, और उनके जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होने के हवाले से भी जब हमें ज़्यादा तसल्ली मिलती है तो ये आउटडोर का मामला है। जब कोई कायदे
कवानीन का पाबंद होता है, जब वो लड़ाई झगड़े नहीं कर रहा होता, जब वो मोरालिटी और इमोरालिटी की समझ रखता है, जब वो वैल्यूज़ को पहचानता है लेकिन इसके बावजूद नशे की बीमारी में है, तो ये सब चीज़ें आउटडोर इलाज की तरफ टेक सर मेरा एक सवाल है कि जो पेशेंट आपने कहा कि मोटिवेटेड है और आपके सामने आ गया कि जी मेरे साथ इश्यूज हैं और इस पर मेरी हेल्प करें, तो क्या चांसेस ये नहीं होते कि जो मोटिवेशन से आता है वो कहते हैं कि मेरे साथ मसला है, तो ये भी वो कहे कि अब मैं ठीक हो गया हूँ ट्रीटमेंट की, चूँकि हम रिकमेंड करें, जो आप ट्रीटमेंट रिकमेंड करें, और दरमियान में चूँकि वो नशे से रिलेटेड जो उसकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं वो सेटल होना शुरू हो गई और वो कहें कि जी अब मैं ठीक हो गया हूँ और अब मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपनी ही विल से, अपनी मोटिवेशन से वापस भी जाना चाहे, ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी आउटडोर ट्रीटमेंट में? नहीं, ये जिम्मेदारी तो काउंसलिंग में इलाज करने वालों पर आयद होती है कि वो अच्छी तरह बावर कराने में कामयाब हो जाएं कि नशा छोड़ना या कोई बुरी आदत छोड़ना या ईटिंग डिसऑर्डर में मदद हासिल करना या गैम्बलिंग छोड़ना, ये खाली विल पावर से ज़्यादातर मुमकिन नहीं होता, और विल पावर को चारों तरफ से सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान के इरादे या उसके वादे कितने भी खुशाइंद हों, अच्छे हों, आखिरकार जब आप गौर करते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो इंसान की आदतें और इल्लतें हैं वो सैलाब की तरह इरादों और वादों को बाज़-औक़ात बहा के ले जाती हैं। हम सब इंसानों को ये तजर्बा होता है, जब हमारी मर्ज़ी हम पर नहीं चलती तो उस बेबसी से कौन वाकिफ़ नहीं होगा। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मरीज़ जो है उसको इंडोर में ज़रूरत है, क्राइसिस इंटरवेंशन के ज़रिए इंडोर में ज़रूरत है, और जो उसकी फैमिली है उसको भी इलाज की ज़रूरत होती है आउटडोर में या समथिंग लाइक दैट। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि फैमिली का पहले सिलसिला, अगर आप उसे इलाज कहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन वो उसे हम काउंसलिंग कहते हैं, सलाह मशवरा कहते हैं, कि वो अगर पहले सलाह मशवरा फैमिली करना शुरू कर दे तो वो ज़्यादा एतमाद से आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें तीन चीज़ें हैं। एक प्रोसेस इंटरवेंशन है, जो कि रोज़मर्रा इंटरेक्शन आपका मरीज़ के साथ ऐसा हो जिसके नतीजे में वो आउटडोर इलाज में आने के। प्रोसेस इंटरवेंशन ज़्यादातर आउटडोर इलाज के लिए कारआमद होता है, क्योंकि प्रोसेस इंटरवेंशन आप उन मरीज़ों के साथ कर पाते हैं कि जो फंक्शनल होते हैं, जो कुछ लिहाज करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा इतना नहीं करते, जो अपनी ज़िंदगी को तो ख़राब कर रहे होते हैं लेकिन दूसरों तक कभी आँच उसकी नहीं पहुँची होती। तो वो प्रोसेस इंटरवेंशन है कि रोज़मर्रा आपके मेल जोल के दौरान आप एक छोटी सी बात दिन में चंद बार ऐसी कहें कि जिससे अच्छा असर हो और किसी को एहसास हो और वो मदद हासिल करने के लिए तैयार हो जाए। फिर जब इससे बात ज़रा आगे बढ़ती है, जहाँ दूसरे अहले खाना को तकलीफ़ें पहुँचती हैं, घर में हादसे होने लगते हैं, घर में बदमज़गियाँ देखने में आती हैं, कभी पुलिस का सामना होता है, कभी कुछ और कानून के साथ छेड़छाड़ होती है, तो ऐसे मौक़ों पर फैमिली इंटरवेंशन होती है, जिसमें अहले खाना एक ग्रुप सा बनाते हैं और तकरीबन 1 माह की ट्रेनिंग के बाद वो मरीज़ से एक ठोस और तवील बातचीत करते हैं उसके कमरे में जाके अचानक, तो उसके नतीजे में वो इंडोर इलाज के लिए या आउटडोर इलाज के लिए राज़ी होता है। तो इसको हम फैमिली इंटरवेंशन। सर आप अभी फैमिली इंटरवेंशन और प्रोसेस इंटरवेंशन बताया ना, आपने क्राइसिस इंटरवेंशन भी बताया, तो क्या क्राइसिस इंटरवेंशन पेशेंट के कंसेंट के बगैर पेशेंट को ट्रीटमेंट में लाना, इज़ इट लीगल?
अच्छा, ये काफ़ी बड़ी मिथ है। पाकिस्तान में चूँकि कानून दुनिया से मुख्तलिफ है इस हवाले से कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म का नशा करना गैर कानूनी है, शराब का या ड्रग्स का या जो भी स्ट्रीट ड्रग्स हैं या जो इस तरह की सारी ड्रग्स हैं जो मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स हैं या माइंड ऑल्टरिंग ड्रग्स हैं। तो पाकिस्तान में चूँकि ये बहुत बड़ी गैर कानूनी हरकत है बज़ाते खुद नशा करना और इसकी काफ़ी बड़ी सज़ाएँ हैं नशा करने की भी, तो इस लिहाज से यहाँ जो कानून है वो अमेरिका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया से मुख्तलिफ है, जहाँ कानूनी तौर पर ख़रीदा हुआ नशा करना जुर्म नहीं है। तो यहाँ चूँकि जो लोग भी नशा करते हैं वो बज़ाते खुद एक जुर्म के मुर्तकिब होते हैं, तो ऐसे लोग जिनके अपने हाथ साफ नहीं होते जो किसी जुर्म के मुर्तकिब हो रहे होते हैं तो वो कानून की मदद इस मामले में ले नहीं सकते। हैविंग सेड दैट, ऐसा बाकायदा कानूनी वर्डिक्ट मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट में, ये फ़ैसला हो चुका है कि नशे के मरीज़ का इलाज उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। और उस फैसले में एक फ़िक्रा लिखा हुआ था जो कि मुझे अभी भी जहन में अच्छी तरह याद है कि नशे के मरीज़ जिनका इलाज उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो उन्हें अपने सितारों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दे शुड थैंक देयर स्टार्स कि उनके माँ बाप ने इतनी मोहब्बत भरी कोशिश और जिद्दोजहद की, स्ट्रगल किया और उनको इलाज में लेके गए और उन पर मेहनत की, रुपया पैसा सर्व किया और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। तो ऐसा फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का मौजूद है जिसको चैलेंज नहीं किया गया पिछले 15 साल में, तो वो मौजूद है। तो जो लोग भी वो फ़ैसला हासिल करना चाहें, उसकी कॉपी हासिल करना चाहें तो विलिंग बेस से वो हासिल कर सकते हैं, ताकि अगर उनके जहन में ये है कि ये कोई गैर कानूनी चीज़ है तो ऐसा नहीं है। बज़ाते खुद यहाँ पहले नशा करना ही बहुत बड़ी गैर कानूनी हरकत है। पिछले 300 साल से एक बीमारी के इलाज में पेशरफ्त हो रही है और पुराने इलाज को अगरचे अब अपसाइड डाउन कह के थोड़ा सा डिमीन किया जाता है, लेकिन वो बड़ा बुनियादी और ख़ूबसूरत इलाज है और उन मरीज़ों के लिए ज़िंदगी की नवीद है जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया होता है, जिनको घर में बर्दाश्त करना अहले खाना के लिए मुश्किल हो गया होता है, जिनकी बीवियां उन्हें छोड़ के जाने के लिए पर तोल रही होती हैं और नौकरी से उनको जवाबा हो गया होता है। तो ऐसे मरीज़ों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये जो अपसाइड डाउन मॉडल कहते हैं, जिसमें एक दफ़ा तो आप जब किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको इलाजगाह में दाखिल करते हैं तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि दुनिया से राब्ता कट गया और उसका सेल फ़ोन अब उसके पास नहीं है और वो अपने घर में नहीं है और वो एक महदूद क्वारंटीन में है जहाँ उस तक नशा नहीं पहुँच सकता। तो एक दफ़ा तो उसको काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन फिर अगर कोई हमदर्दी से इलाज में आगे बढ़ रहा हो और विड्रॉल मैनेजमेंट अच्छी हो, यानी अलामात पसपाई का इलाज अच्छा हो, यानी नशा छोड़ने से जो तकलीफ़ें होती हैं उनको अच्छी तरह इलाज का मैनेज करे, मेडिकल हेल्प बहुत अच्छी हो, जैसे कि विलिंग वेज में मेडिकल स्पेशलिस्ट्स हैं जो कि विड्रॉल मैनेजमेंट करते हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, 20 के करीब साइकोलॉजिस्ट जो ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट है। ये सिर्फ लाहौर की बात है? मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी जगहों पे भी ऐसा ही है, हमारे यहाँ कराची और इस्लामाबाद में भी। तो जब एक इतना माहौल अच्छा हो जहाँ उनके साथ नॉन रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड हो, उनका मजाक ना उड़ाया जाए, उन्हें इज्जत दी जाए, एक बुनियादी इज्जत दी जाए क्लाइंट होने के नाते। अगर कोई उन्होंने बुरी हरकतें की हुई हैं तो वो अपनी ज़िंदगी ख़राब की हुई है, आपको तो कोई हक नहीं पहुंचता कि उनके साथ कोई ऐसा रवैया रखें जिससे उन्हें शेम फील हो या उन्हें एहसास कमतरी फील हो। बल्कि आप लोग शेम हीलिंग पे भी काम करते हैं। तो पहले दिन ही जब आते हैं तो हम कहते हैं आपको आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लाया गया, इस पर आपसे अपोलोजाइज़ करते हैं, हमें इससे कोई और बेहतर तरीका नहीं नज़र आया, और फिर हम उनसे पूछ लेते हैं कि वैसे आप बता दीजिए कि कोई और ऑप्शन थी आपके। सर एक यहाँ पे सवाल अली हसन ने किया, कहते हैं मोस्टली पेशेंट्स कम इनटू द ट्रीटमेंट थ्रू क्राइसिस इंटरवेंशन एंड लेटर ऑन दे से that if the family had talked about it at home earlier we could have willingly come to willing ways। अच्छा, ये ऐसे ही आई थिंक पेशेंट्स बाद में कहते हैं, बाज़ पेशेंट्स कहते हैं कि जी मुझे बता देते तो मैं आ जाता, लेकिन मैंने अब तक हर आने वाले पेशेंट से चूँकि माफ़ी मांगना सबसे पहले ये मेरे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है कि जो भी आता है किसी टीम के साथ
तो आते ही मेरे साथ मुलाकात होती है और एक इंटरव्यू होता है, एंट्री इंटरव्यू हम उसको कहते हैं। फिर एक जब इलाज हो जाता है तो पेशेंट जा रहा होता है तो उसको एग्जिट इंटरव्यू हम ये कहते हैं। कितनी देर में एंट्री और एग्जिट इंटरव्यू के दरमियानी ये 100 दिन होते हैं और हर पेशेंट को बाद में हमने आउटडोर इलाज में ही डालना होता है और इस काबिल बनाना होता है कि वो आउटडोर इलाज में, यानी जैसे कुछ मरीज़ शुरू में ही आउटडोर इलाज में आते हैं तो कुछ मरीज़ जो है वो 100 दिन के इलाज के बाद आउटडोर इलाज में आते हैं। तो जो एंट्री इंटरव्यू है ये बड़ा बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम बहुत हम्बली पेशेंट से सर बताते हैं। उसको उस वक्त कहाँ समझ आती होगी, वो तो नशा कर कर के उसका दिमाग जो है उसकी मर्जी बीमार होगी और वो तो आपकी बात समझ लेता है वो बहुत आसानी से, respect क्योंकि जिन पेशेंट्स को लाया जाता है वो कोई अपनी मर्जी से ही चल के आके एम्बुलेंस में बैठते हैं और उन्हें ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कोई नींद वगैरह नहीं आती, सिर्फ उनका गुस्सा ख़त्म होता है, कंप्लाइंस पैदा हो जाती है, वो बात मानने लगते हैं। अगर से बाद में वो हैरान होते हैं कि वो जो इंजेक्शन लगे थे घर में मुझे नहीं समझ लगती कि उसके आधे घंटे बाद ही मैं खुशी से कैसे जाके गाड़ी में बैठ गया। ये जो 100 दिन का अरसा है इंडोर ट्रीटमेंट में, इसके बाद मरीज जो है वो अपने घर अपनी दुनिया, उसकी फैमिली अपनी दुनिया। ना ये ज़िंदगी भर का रिश्ता है। जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ का डॉक्टर के साथ ताल्लुक़ रहता है, लेकिन इब्तदाई ताल्लुक़ ज़रा रोज़ का होता है और बाद में कभी कभी का होता है। तो हमारे जो पेशेंट्स हैं इनकी जो बीमारी है, जो नशे की क्रेविंग है या जो नशे की रग़बत है, इसके लिए भी ख़ासा अरसा दरकार होता है कि मरीज़ सेल्फ रिलायंट हो जाएं और बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते रहें। ज़्यादातर इसमें यही तजवीज़ किया जाता है कि कम से कम 2.5 साल इलाज में आउटडोर बेसिस पे भी मरीज़ शामिल रहते हैं और वो फिर पहले रोज़मर्रा की बुनियाद पर, फिर कुछ 3 महीने बाद फिर वो एक दिन छोड़ के एक दिन आना शुरू होते हैं, फिर हफ्ते में 2 दिन आना शुरू होते हैं, फिर वीकली, फिर इस तरह मंथली आना शुरू होते हैं। तो जब वो खुद से इस राह के मुसाफिर बन जाते हैं जिसे हम सोब्राइटी कहते हैं, तो फिर हम उनकी मर्ज़ी पे भी छोड़ देते हैं कि जब वो आना चाहें वो आ सकते हैं और उनके साथ हमारा एक परमानेंट सा रिश्ता सा बन जाता है। आप विलिंग वेज का इदारा और आप जो है फॉलो अप पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ को इंडोर ट्रीटमेंट के बाद आप ये ऑफ़र करते हैं फॉलो अप विजिट? ये तो मैंडेटरी है, ये तो हम एडमिशन से भी पहले तय कर लेते हैं कि इंडोर इलाज का बुनियादी मकसद आउटडोर इलाज के लिए तैयार करना है, क्योंकि इंडोर इलाज किया ही उस मरीज़ का जाता है जिसका आउटडोर इलाज मुमकिन नहीं होता। ठीक है। और इंडोर इलाज के दौरान भी कई स्टेजेस होती हैं जिसमें शुरू में अगले दिन ही मरीज़ के साथ उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ उसकी मुलाकात होती है और हम देखना चाहते हैं कि जब आमना सामना उनका होता है तो मरीज़ और फैमिली मेम्बर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कितना हेल्दी या अनहेल्दी है, या फैमिली मेम्बर्स के अंदर क्या कमज़ोरियाँ पाई जा रही हैं, वहाँ न्यू नॉर्मल्स क्या बन चुके हैं, उनके कंधे कितने ताकतवर या कमज़ोर हैं। अच्छा, पेशेंट्स की फैमिलीज उनसे मिलती रहती हैं अगले दिन जिस दिन मरीज़ दाखिल होता है, हमारी बुनियादी शर्त यही होती है विलिंग वेज में कि आप अपने पेशेंट को अबेंडन नहीं कर सकते, आपको उसे फेस करना है। जैसे बाकी मरीज़ आप अस्पताल दाखिल करवाते हैं तो फिर आप उन्हें जा के मिलते हैं, आप उन्हें अकेले नहीं छोड़ देते। तो अटेंडेंट्स भी साथ रहते हैं? नहीं, अटेंडेंट साथ नहीं रहते। वैसे कोई रहना चाहे तो हमें एतराज़ कोई नहीं है, लेकिन वैसे अटेंडेंट साथ रहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई रहना चाहे तो फिर हम कहते हैं कि जी पहले आप 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कर लें तो फिर आप भी साथ रह लें, क्योंकि जैसे फैमिली को सेफ बनाना ज़रूरी होता है, इसे हम पेशेंट सेफ कहते हैं कि फैमिली को पेशेंट सेफ बनाना, क्योंकि इस बीमारी में आहिस्ता आहिस्ता फैमिली बजाते खुद मरीज़ के लिए सेफ नहीं रही होती। वो कभी उसको डांट रहे होते हैं, फिर अगले दिन पैसे दे रहे होते हैं कि जाओ कर लो नशा, और वही इजाज़तें नहीं दे रहे होते और फिर वही इजाज़तें दे रहे होते हैं। तो फैमिली को ठोस बनाना, फैमिली को कायदे कवानीन का पाबंद बनाना, असर्टिव बनाना, और ये जो मरीज़ दाखिल होता है तो फैमिली को फ़ौरन ट्रेनिंग उसकी मिलती है, 1 दिन की ट्रेनिंग, और अगले दिन वो मिलते हैं और उसको हम टच एंड गो मीटिंग कहते हैं। ठीक। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या?
सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। टच एंड गो मीटिंग के हवाले से भी सर मेरा सवाल है, लेकिन उससे पहले क्राइसिस इंटरवेंशन, बिकॉज यहाँ पर जब हम इंक्वायरीज को डील करते हैं ना, तो वहाँ पर पेरेंट्स का एक खौफ सामने आता है कि जब हम उनको इंडोर और आउटडोर का बताते हैं और क्राइसिस इंटरवेंशन का बताते हैं, कि वो कहते हैं जी हमारा मरीज़ मानता नहीं, तो हम कहते हैं ये भी एक ऑप्शन है। तो बहुत सारे पेशेंट्स का सर ये खौफ होता है कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते, बिकॉज इससे वो फिर हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। माफ तो वो वैसे भी नहीं कर रहा होता। हर रोज कचहरी तो लग रही होती है घर वालों की, हर रोज उन्हें कटहरे में तो वो जी, खड़ा जी, कर ही रहा होता है और रवैये खराब कर ही रहा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंसान बदलता है। हम लोग अक्सर ये दुनिया में कहते रहते हैं ये कोई नहीं बदलता, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो गुजरते हुए वक्त के साथ हमारे इर्द गिर्द जो साथी होते हैं, स्कूल में साथ पढ़ने वाले होते हैं या ख़ानदान के लोग होते हैं, वो बदल रहे होते हैं। ये जो खौफ है कि इलाज के बाद मरीज़ हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा या हमसे गिला शिकवा करेगा, ऐसा कभी मैंने किसी को बाद में शिकायत करते नहीं पाया। मरीज़ ममनून होते हैं इनवेरिएबली। मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने नुकसान पहुंचाना होता तो मुझे पहुंचाता, लेकिन मैंने तो हमेशा मरीज़ों को बहुत मुअद्दब, बड़ा प्यार करने वाला, बड़ा इज़्ज़त करने वाला पाया है। ये जो टच एंड गो मीटिंग्स होती हैं, ये सारा रोल प्ले करती हैं। जो इब्तदाई 15 दिन में जो मीटिंग होती है उनको हम टच एंड गो मीटिंग्स कहते हैं, जिसमें फैमिली आके पेशेंट को मिलती है और फैमिली तो को कर रही होती है कि मरीज़ उनसे कोई बुरा सलूक करेगा और मरीज़ को ख़ास बुरा सलूक नहीं करता, छोटी मोटी चूँ चूँ कर सकता है, लेकिन अहले खाना को हम बता देते हैं कि वो क्या कहे तो आपने क्या कहना है और वो कैसे उसके रवैयों को आपने मोल्ड करना है। और 5वीं 6ठी मुलाकात में मरीज़ काफ़ी अच्छे एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अनकॉन्शियस लर्निंग उनकी हो रही होती है। उन्हें पता होता है कि जब तक हम इलाज के हक़ में बात करेंगे तो हमारी फैमिली पास ठहरेगी, और जब हम इलाज के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो फैमिली खिसकना शुरू होती है कि अच्छा फिर कल आएंगे। तो इससे मरीज़ सीखता है कि जब मैं जाने की बात करता हूँ तो फैमिली खिसकना शुरू हो जाती है, और फिर कल आने की बात करते हैं तो फिर फैमिली चूँकि बड़ी प्यारी होती है मरीज़ों को भी, अगरचे वो कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं परवाह, मुझे नहीं परवाह, लेकिन हकीकत में हर एक को अपनी फैमिली प्यारी होती है। और बीमार आदमी को तो फैमिली बहुत ही प्यारी होती है। आप देखें ऐसे वर्कहॉलिक्स होते हैं जो फैमिली की परवाह नहीं करते, और फिर दिल के दौरे के साथ जब अस्पताल में बिस्तर पे पड़े होते हैं तो फिर वो बीवी का हाथ नहीं छोड़ रहे होते, बच्चों का हाथ नहीं छोड़ रहे होते। तो जब इंसान कमज़ोर लम्हात में होता है या बीमार लम्हात में होता है तो उसको अपनी फैमिली की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये टच एंड गो मीटिंग्स में हम फैमिली को सिखाते हैं कि किस तरह आपने बड़ी ठोस बातचीत करनी है, डर्टी क्वेश्चन करने। कुछ आप बताएंगे, आप तो रोज़ डील करते हैं। जी सर, टच एंड गो बेसिकली तो ट्रेनिंग ही होती है फैमिली की, जो हम फैमिली के साथ एक प्रोग्राम बनाते हैं कि उन्होंने इन 100 दिनों में क्या क्या सीखना है, इमोशनल मैनेजमेंट और वो सारी। सो टच एंड गो में एक हम यहाँ पर फैमिली को ट्रेनिंग देते हैं डर्टी क्वेश्चंस नहीं पूछने। अब वो डर्टी क्वेश्चन क्या है, कैसे आप, नींद अच्छी आई, खाना खाया, या ये वो सब। इसमें बुराई सर ये है कि मुझे बताएं जिनको उनके कंसेंट के बगैर लाया जा रहा है तो वो ये क्या कहेगा, मैं बहुत मजे में हूँ। नहीं, वो तो कहेगा मैंने छट गए थे बेड़ा गरक। सो ऐसे सवाल पेशेंट को, जो कि एक्चुअली में पेशेंट की जो कंडीशन है वो बेहतर होती है, और फैमिली वैसे तो जब हमारे पास वैसे इंक्वायरी के लिए आ रही होती है तो तकलीफ में होती है, जब वो यहाँ पर पेशेंट को छोड़ देते हैं तो एक्चुअली में वो बहुत सुकून में होते हैं। तो डर्टी क्वेश्चन फैमिली को कहा जाता है कि नहीं, वो शुरू में टच एंड गो कोई 3 से 5 मिनट की होती है, शुरू में खड़े खड़े होती है। फैमिली मोटिवेशन को
मैसेज ये देना होता है कि आप इनकी मोटिवेशन को ज़रा हाई करें कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ये अच्छा फ़ैसला है जो हमने लिया है और तुम अच्छे लग रहे हो, ये इस तरह की बात। जैसे वो कहते हैं कि तुसी अच्छा नहीं की, आपने अच्छा नहीं किया, आई विल सी यू, अच्छा मैं ये नशा करता हूँ अब आकर मैं हेरोइन करूँगा, थ्रेट देना शुरू करता है, तो मैं यहाँ पर या तो अपने आप को मार लूँगा या इनको किसी को नुकसान पहुँचा दूँगा। तो जब फैमिली को इस तरह के सवाल हमने ट्रेन किया होता है कि वो ये करेंगे तो ये करना है आपने, तो वो कहते हैं अच्छा फिर हम कल आएंगे। और हम फैमिली को ट्रेन करते हैं कि पेशेंट को लारा नहीं लगाना, वो कहते हैं जी कितने दिन का इलाज है, तो हम पेशेंट को बताते हैं कि जी 100 दिन का है फैमिली के थ्रू, और फैमिली को ये कहते हैं कि ये नहीं कहना अच्छा हम डॉक्टर से बात करेंगे, ये टू द पॉइंट बात, और यही फैमिली की ट्रेनिंग होती है जो कि अच्छा फिर टच एंड गो मीटिंग्स के बाद जो कि 2 हफ्ते का टाइम है जिसमें मरीज़ एडजस्ट हो जाता है इलाजगाह में, क्योंकि फिर उसे 1-to-1 काउंसलिंग भी मिल रही होती है, ग्रुप काउंसलिंग मिल रही होती है, और वो एक माहौल में हमने उसके लिए जो एक सरगर्मियाँ रखी हुई हैं जिससे एडजस्टमेंट में मदद मिलती है। तो फिर इस दौरान फैमिली प्रिपेयर कर रही होती है इंटरवेंशन डाटा, यानी मदाखलत की वजूहात लिख रहे होते हैं कि उन्होंने ये कदम आखिर उठाया कि मरीज़ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको इलाज में डाला, तो आखिर ये फैमिली ने कदम किन बुनियादों पर उठाया। ये जो बुनियादें हैं जिन बुनियादों पर कोई ख़ानदान के लोग मिल के ये कदम उठाते हैं, तो वो इनको बाकायदा फिर कागज़ पे लिखते हैं और तफसील से लिखते हैं, वाक़यात की रोशनी में लिखते हैं कि वो छोटी ईद के मौके पे मैंने ये देखा था, फ़लाँ मौके पे पुलिस में जब फंस गए थे किसी कानून को तोड़ने की वजह से, नशे की वजह से, या घर पे कोई डिसरप्शन कॉज की थी, खिड़कियाँ शीशे तोड़े थे या कुछ ऐसा काम किया था। मरीज़ को तो सब पता ही होता है। नहीं, पता नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि इंसान के दिमाग में बड़ी खूबी है ऐसी चीज़ों को बुला देने की जो उसको अच्छी नहीं लगती या पुरानी हो जाती हैं, तो उनको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें हमारी मेमोरी के बहुत पीछे नेहा खानों में छुपी होती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल अप फ्रंट सामने फ्रेश होती हैं। तो कोई 3 हफ्ते जब मरीज़ को गुजरते हैं इंडोर ट्रीटमेंट में, तो एक सेरेमनी होती है जिसको हम इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंटेशन सेरेमनी कहते हैं। अच्छा, वो बैंड बाजा बजता है। हाँ, वो सारे फैमिली मेंबर मिल के अपने मुशाहदे में जो वाक़यात होते हैं जिनके पीछे नशे की बीमारी होती है और जिनसे कोई नुकसान हुआ था या जिनसे कोई एम्बैरसमेंट हुई थी या कोई हादसा हुआ था या जिसकी वजह से इलाज का ख्याल आया, मुदाखलत का ख्याल आया, इंटरवेंशन का ख्याल आया, तो 1 by 1 प्रेजेंट करते हैं, फिर मरीज़ उनका जवाब देता है। सो ये सब चीज़ें साइंटिफिकली होती हैं। तो अहले खाना को हम ये भी सिखाते हैं कि इज़्ज़त के साथ अपने मरीज़ की ज़िंदगी में अगर मुदाखलत की ज़रूरत है तो वो कैसे करें। ये आम लोगों को भी ज़रूरत पेश आती है। डायबिटीज़ के मरीज़ भी इलाज कोई कराने के लिए राज़ी नहीं होते। दिल के मरीज़ जिनको स्टेंट्स की ज़रूरत होती है वो दूर भागते हैं, वो जेल रोड से गुजरना छोड़ देते हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के करीब से भी नहीं गुजरते। मैं एक ऐसे बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट को जानता हूँ जिनको दिल की बीमारी थी, जिनको अशद ज़रूरत थी, उनके दिल की 4 खून की नालियाँ बंद थी और उनको सारी दुनिया कायल करती रही कि आप जाके अपना इलाज करवाएं और अपने दिल के मामलात को ठीक करवाएं, तो वो किसी तरह राज़ी नहीं होते थे। फिर उनके एक असिस्टेंट ने, जो कभी मेरे साथ भी काम करता रहा था, उनको बहला फुसला के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सामने जो मैकडोनल्ड्स है वहाँ तक लाए और वहाँ से इस बहाने के यहाँ मुझे कोई काम है अंदर ले गए और वहाँ आगे डॉक्टर्स पहले से तैयार बैठे थे और उन्होंने, ये तो मुदाखलत हो गई, मुदाखलत बराए इलाज। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनकी कंडीशन इतनी तशवीशनाक थी जिस वक्त उनको इलाज में डाला गया कि वो जांबाज ना हो सके। एक बहुत ही लाइक फाइक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट अपनी ज़िंदगी से इस तरह उन्होंने हाथ धो दिया कि उन्होंने अपने आप को अपनी ताकत की वजह से इलाज से महरूम रखा। मैं आपको बताऊं, जो ताकतवर मरीज़ होते हैं, जो अमीर मरीज़ होते हैं, जो स्टेटस वाले मरीज़ होते हैं, जो बड़े खिलाफ काम कर, वो उनका इलाज फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी को अपने इलाज की राह में खड़ा कर देते हैं। लेकिन प्यार करने वाले अहले खाना
कोई ना कोई मदाखलत का तरीका ज़रूर निकालते हैं, वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे। डॉक्टर साहब, हम तकरीबन प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुंच चुके हैं। ये बताइए कि इरफान के लिए जो कि पॉली ड्रगिंग कर चुके हैं, हैश, आइस, क्रिस्टल मैथ, अल्कोहल और हैश और जाने क्या क्या, इनके लिए कोई, इनकी अम्मी के लिए कोई अच्छी खबर है? इनके लिए कोई चांस है? कैन वी क्रिएट सम क्राइसिस इंटरवेंशन, जैसे आपने कहा है, कोई मुदाखलत बराए इस्लाह हो सकती है, या इट इज़ अ होपलेस केस नाउ? नहीं, होपलेस केस कोई नहीं होता, लेकिन मुझे आपकी बात सुन के हैरत हुई। वो कहते सारी रात हीर वारिशा सुनते रहे और सुबह उठ के पूछा कि हीर बंदा सी के बुड्ढी। तो अब कोई आपको शुबा रहा कि इरफान का जो इलाज है वो इंडोर में होना चाहिए, अगरचे हम आउटडोर इलाज के बहुत ज़्यादा अलमबरदार हैं, लेकिन हम एक्चुअली लोगों की बेहतरी के अलमबरदार हैं। और इरफान का जो मामला है, जितनी डेवस्टेशन उनकी वालदा ने बताई है और ख़ानदान जिस किस्म की ज़हनी तकलीफ़ों में से गुज़र रहा है, तो ऐसे मरीज़ की ज़िंदगी में एक एक गुज़रता पल, एक एक दिन जो है वो ख़तरात की तरफ बढ़ रहा है। और नशे की बीमारी जितनी मुश्किल तकलीफ़ दे है, इतनी ख़तरनाक भी है। तो मैं कहूँगा कि इन्हें फिलफौर अपने मरीज़ को इंडोर इलाज में डालना चाहिए और सारी फैमिली को फिर भरपूर मेहनत करनी चाहिए वो स्किल सीखने के लिए, ताकि जो इलाज है उसको कारआमद बनाया जाए। फैमिली को पेशेंट सेफ बनाना तो इलाज करने वालों का काम है, लेकिन फैमिली का वक्त की इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होना। देखिए, लोग रुपए पैसे की इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि लोग वक्त की इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होते। लोग शेम में होते हैं, वो कहते हैं जी साढ़े मरीज़ का इलाज करो, इससे ठीक ही हाँ, तो बस साढ़े सपुर्द किया तुसी करो। नहीं, ऐसे नहीं होता। जबकि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए सबसे ज़्यादा सोशल सपोर्ट की और फैमिली सपोर्ट की हर बीमारी से निकलने के लिए वो कहते हैं इट टेक्स अ फैमिली। जी जी। तो फैमिली में जब मिलजुल कर हम काम करते हैं तो टुगेदर वी विन। तो ये जो बुनियादी बॉटम लाइन है वो ये है कि आज जैसे अच्छा इलाज दूसरी प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस में मैसर है, साइकेट्रिक इलनेसेस में और एडिक्शन और अल्कोहलिज्म में भी उसी मेयार का बराबर की चोट का इलाज मौजूद है। आप इंटरनेट पे जाएं, आप इलाजों को एक्सप्लोर करें, आप विलिंग बेस की वेबसाइट पे जाएं, विलिंग बेस के पेज पे रोज़ाना हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और मैं ज़्यादा भाई हैरान हूँ कि तकरीबन 50,000 क्लिक्स हमारी वेबसाइट पे पड़ती हैं। विलिंग बेस की वेबसाइट पे 50,000 क्लिक्स सारी दुनिया से। मैं किसी वक्त हैरान होता हूँ कि ये बीमारी क्या वाकई इतनी ज़्यादा फैल गई है कि जहाँ कोई एडिक्शन या अल्कोहलिज्म के हवाले से दुनिया में कहीं भी गूगल पे कोई कीवर्ड्स लिखता है तो विलिंग बेस की वेबसाइट जो है इमर्ज करके सबसे ऊपर आ जाती है। तो लोग फिर उससे फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ सैकड़ों वीडियोज़ हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं कि लोग घर बैठे ही इलाज में आए बगैर भी अपनी सूरत हाल को बहुत बेहतर बना सकते हैं, होप क्रिएट कर सकते हैं, कामयाबी को घर बैठे देख सकते हैं। इसका मतलब है कि विलिंग वेज लाहौर और विलिंग वेज कराची, विलिंग वेज इस्लामाबाद और सदाकत क्लिनिक भी जो है इसमें कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल, सदाकत क्लिनिक तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और सदाकत क्लिनिक कराची और मरी में वाक़या है और वहाँ कारहाय नुमायाँ अंजाम दे रहा है। सदाकत क्लिनिक में सिर्फ वही पेशेंट जाते हैं जो इंडोर में जिन्हें इलाज की ज़रूरत होती है और विलिंग बेस में इंडोर और आउटडोर दोनों काम होते हैं। और इन कामों में ये इंटेलेक्चुअल वर्क है, ये मेहनत का काम है, लेकिन ये लेबर ऑफ लव है कि जितनी मोहब्बत अहले खाना अपने प्यारे से करते हैं उसका इजहार इस तरह होता है कि क्या उसे वो वापस रिक्लेम करते हैं। बहुत से माँ बाप के लिए, बहुत से अहले खाना के लिए ये ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा और बेहतरीन नुमायाँ कारनामा होगा जो ज़िंदगी भर में उन्होंने अंजाम दिया होगा कि उन्होंने अपने किसी प्यारे को दोबारा खुशहाली और बहाली की राह पे गामज़न कर दिया।